हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कल टॉपिक देखे थे फोर्स एंड मोशन के बारे में। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लाइट एंड साउंड। क्या है? लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड। प्रकाश एवं ध्वनि। चलिए अब हम लोग लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट क्या है? लाइट्स बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार से क्या है? हमारी एक विद्युतीय ऊर्जा है। एक प्रकाश एक जो है भौतिकी में, एक प्रकार लाइट एक प्रकार क्या है? एनर्जी है, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। भौतिकी में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा ही है। पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, तरंग है। तो अब क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण से कहते हैं प्रकाश को ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हमारे हैं क्या क्या, इसको देख लेते हैं। पहली बात, ये क्या है? वेव भी है और पार्टिकल भी है, क्योंकि प्रकाश के द्वैत प्राकृतिक गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। दुई गुण इसके अंदर होता है। तो क्या क्या होता है? ये एक जो प्रकाश होती है वो क्या होती है? तरंग भी है और कण भी है। क्या क्या है? तो प्रकाश के अंदर कौन कौन गुण? दो गुण होती है। एक होती है ये वेव एंड पार्टिकल। इसमें किसी मीडियम की प्रकाश को अपने स्थान से दूसरे स्थान में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी मीडियम की आवश्यकता प्रकाश में नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये प्रकाश की ऊर्जा है और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये तरंग भी है और क्या है? कण और तरंग दोनों होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर। अब पूछता है कि 1 नैनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ आपके पेपर में है। तो 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। क्या होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट
जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो भौतिकी में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसे ही हम क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ये एक प्रकार का तरंग और कण दोनों, मतलब प्रकाश के अंदर जो होता है वो कण की भी प्रकृति होती है और तरंग की भी प्रकृति होती है, और इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश को किसी स्थान दूसरे स्थान जाने में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, उसके बीच में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स 3 माध्यम होता है। कौन कौन सा? संवहन, विकिरण और संघनन। तो विकिरण में क्या होती है, वही कि उसमें विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी हम विकिरण बता रहे हैं, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वेवलेंथ जो होता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। मतलब ये वायोलेट मतलब बैगनी। देखिए एक पॉइंट और आगे हम बता देते हैं, विब गेओर, ये ट्रिक याद रखेंगे। विब गेओर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें केवल तरंग दैर्घ्य, केवल जो पॉइंट हमारा है, इसमें केवल रेड का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सब कम होता है। रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? वायोलेट का। प्रकाश का सारी चीजें किसकी? वायोलेट की अधिक होती। बाकी केवल तरंग दैर्घ्य को छोड़कर बाकी सारी चीजें वायोलेट की अधिक होती है। दिमाग में एक आंख मूंद के याद, मतलब याद हम दिमाग सोच बैठा लीजिएगा, केवल तरंग दैर्घ्य पूछेगा तब केवल रेड का अधिक होता, बाकी सारी चीजें क्या होती? वायोलेट की, वैगनी की अधिक होती है। वायोलेट मतलब क्या होता है? वैगनी। तो ये भी जो बताए थे हम कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो क्या था? वायोलेट से रेड की तरफ था। तो क्योंकि रेड का सबसे अधिक होता है, वायोलेट का सबसे तरंग दैर्घ्य कम होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कम होती है, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन कम होता है। तो अपोजिट याद रखेंगे, रेड का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जबकि वायोलेट का कम होता है। लेकिन प्रकीर्णन की जब बात करेंगे, स्कैटरिंग की बात करेंगे, तो वायोलेट का अधिक होता है जबकि रेड का कम होता है। तो हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देखें। अब बात आ रही थी कि तरंग दैर्घ्य, बार बार तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तरंग दैर्घ्य के बारे में देखते हैं, जो होती है वेवलेंथ। वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो होता है, एक चक्र को पूर्ण करने में जो तय की गई दूरी होती है, एक तरंग को अपने चक्र को पूर्ण करने में, से तरंग है, एक तरंग को अपने चक्र को पूर्ण करने में जितनी दूरी ये चलती है, ये हमारी क्या होती है? वेवलेंथ हो गई। क्या हो गई? तरंग दैर्घ्य हो गई। मतलब एक चक्र को, तरंग, किसी तरंग को, किसी तरंग को एक चक्र
पूर्ण करने में जितनी दूरी चलती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको दिखा दे किससे हैं, इसे लेमडा से रिप्रेजेंट कर, किसे कहते हैं, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी सिंबल ही पूछ लेता है, तो सिंबल जब पूछ लेगा तो परेशान नहीं होना है। अब इसकी यूनिट की बात आती है, तो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट तो बहुत एंगस्ट्रॉम भी होता है या मीटर होता है, नैनोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई बार पूछा हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद दिमाग में रख लेंगे कि कई बार कहीं क्वेश्चन दे देगा आपको चेंज करने के लिए, तो हमेशा बता सकते हैं कि जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में लिया जाता है। वे होता क्या है तरंग दैर्ध्य, तो एक चक्र को पूर्ण करने में एक चक्र, किसी तरंग को एक चक्र को पूर्ण करने में जितनी दूरी चलती है उसी क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है। अगर पूछ लेता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतनी बातें आप लोगों को तरंग दैर्ध्य के बारे में बता दिया गया, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और याद रख लेंगे यहीं से हम लोग कि टाइप्स ऑफ वेव हम लोग बारे पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेव के बारे में, टाइप्स ऑफ वेव हमारे मीडियम के आधार पर होता है, सोर्स के आधार पर होता है, और अदर सोर्स के आधार पर अन्य प्रकार में होते हैं। तो हम लोग मीडियम के आधार पर देखते हैं। मीडियम के आधार पर जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जो कि आपके स्पीड के आधार पर जो होता है वो होता मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वेव, सॉरी गति के आधार पर जो हमारा है वो क्या है, गति के आधार पर क्या होती है, गति के आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। गति मतलब क्या होती है, कैसे हमारी कण गति कर रही है। एक जो गति होती है, चलिए हम आगे बात कर देते इसके, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। एक होता है गति के आधार पर, गति के आधार पर, दूसरा होता है माध्यम के आधार पर, तीसरा है अन्य स्रोत। तो गति पे क्या हो गया हमारा, दो होता है, एक होता अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। माध्यम में क्या हो गया, पहला हो गया मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल वेव, दूसरा क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हो गई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव।
और अन्य में क्या होता है, दो हम तो जाने गति के आधार पर क्या बता दिए, आपका गति के आधार पर क्या हो गया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। दूसरा हमारा माध्यम के आधार पर क्या हो गया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अन्य में जो हमारा होता है वो होता है सरफेस वेव और मैटर वेव। सरफेस वेव एंड मैटर वेव, सरफेस वेव एंड मैटर वेव। तो हम एक साधारण तरीके समझ लिए कि हमारी जो वेव होती हैं किस अलग अलग प्रकार पे अलग अलग तरीके से होती हैं। तो हमारा गति के आधार पर हो गया, माध्यम के आधार पर हो गया और अदर पे हो गया। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अनुप्रस्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। अब हम लोग थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो गति के आधार पर जो हमारा है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। इसमें क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं, इसमें क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण ऊपर नीचे, मतलब लंबवत, लंबवत गति करते हैं। ऊपर नीचे मतलब क्या, लंबवत। ट्रांसवर्स क्या, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जब हम किसी पानी में कुछ कंकड़ कोई फेंकते हैं क्या होती है, उसकी लहरें जो होती हैं, तो पानी की सतह पर उठने वाली लहरें जो होती हैं, पानी की सतह पर, पानी की सतह पर उठने वाली लहरें। तो ये हमारा अनुप्रस्थ में जो हम ये ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ जो तरंग होती है उसमें माध्यम कण क्या होते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर गति करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल माध्यम के कण माध्यम के कण समांतर दिशा में, समांतर दिशा में गति करते हैं। इसमें करते हैं, समांतर दिशा में गति करते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग को खींचत क्या होती है, उसकी गति क्या होती है, समांतर होगी। तो इसमें हवा में चलने वाली जो हमारी तरंग होती है, हवा में चलने वाली तरंगें जो होती है क्या होती है, वो हम किसमें आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल में। तो हवा में जो चलने वाली तरंग है किसमें आएगी, लॉन्गिट्यूडनल में। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल, हवा में चलने वाली तरंग, हवा में चलने वाली तरंग। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों बार हमने देख लिए। ट्रांसवर्स वेव हमारा होता है, इसके माध्यम कण क्या होते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, माध्यम के कण जो होते हैं वो
समांतर मतलब आगे पीछे करके गति करते हैं, तो हवा में चलने वाली तरंग ये क्या हो, कौन सी वेव एग्जाम्पल पूछेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। अब हमारा जो अगला इसमें और है तीसरा जो पॉइंट है अन्य में जो आता है वो होता है, एक होता है सरफेस वेव और एक होता है मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही अभी हम थोड़ा देखते हैं, माध्यम के आधार पर देखते हैं। दूसरा क्या है, माध्यम के आधार पर। दूसरा क्या है, माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है जो कि केवल ठोसों में होता है। मैकेनिकल वेव जो होता है एक होता है मैकेनिकल, केवल क्या इसमें होता है, केवल ठोसों में होता है, इसमें ठोसों में। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपकी कई तरंगे आती हैं, इसमें हमारी रेडियो एक्टिव तरंगे, माइक्रोवेव और विद्युत चुम्बकीय अवरक्त, ये सब कई प्रकार की हमारी तरंगे इसमें आती हैं। तो हमारा मैग्नेटिक वेव हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। तो ये तरंगों के बारे में हम इतना स्टडी किए। अब हम इसमें सबसे पूछता है कि सबसे बड़ी तरंग कौन सी है, तो सबसे बड़ी तरंगे कौन सी हैं, रेडियो वेव तरंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा आपका कुछ, सबसे बड़ी तरंग रेडियो तरंग, और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी तरंग हमारा क्या हो गया, रेडियो तरंग हो गई। और सबसे छोटी जो होती है वो गामा रे होती है। सबसे क्या होती है, गामा रे। सबसे छोटी तरंग क्या होती है, गामा रे। और सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, सबसे विनाशकारी तरंग, सबसे विनाशकारी जो तरंग होती है सरफेस वेव। क्या होती है, सरफेस वेव, इसको बोलते हैं सतही तरंग। क्या बोलते हैं, सतही तरंग। और जो मनुष्य को हमारी रक्षा करती है, मनुष्य को बचाती है, वो क्या है, अल्ट्रा वायोलेट रेज। जो मनुष्य को बचाती है, जो मनुष्यों की रक्षा करती है, वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो हम लोग तीन प्रकार से पढ़े, गति के आधार पर और उसके बाद माध्यम के आधार पर और अन्य सोर्स के अंदर जो बताएं हमारा वो क्या है, मैटर वेव और क्या है, सरफेस वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बारे में जान, सबसे बड़ी तरंग कौन सी होती है, रेडियो तरंग होती है। सबसे छोटी तरंग कौन सी होती है, गामा रे होती है। सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, सरफेस वेव होती है। और जो मनुष्य की रक्षा करती है वो क्या होती है, अल्ट्रा वेव तरंगे होती है। तो हमारा टॉपिक में क्या था, वेव, लाइट था, लाइट्स पढ़े। और लाइट के साथ साथ हमारा क्या टॉपिक इसमें है, साउंड। क्या है, साउंड। ध्वनि भी का एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। वही ऊर्जा के माध्यम, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। हमें बोलते हैं किसी न किसी फॉर्म जाकर चेंज होकर कहीं दूसरे को प्राप्त होती है। तो ध्वनि भी एक प्रकार की क्या हमारी ऊर्जा है, जो किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ध्वनि एक प्रकार की, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। अब इसमें भी ध्वनि में इसमें क्या होती है, टाइप्स ऑफ साउंड वेव भी कई प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ साउंड वेव जो होती है वो एक श्रव्य तरंग होती है, अपश्रव्य तरंग होती है और एक पराश्रव्य तरंग होती है। तो टाइप्स ऑफ साउंड वेव कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ साउंड
वेव। इसमें कई बार पूछता है ऐसी कौन सी तरंगे जो मनुष्य, ऐसी कौन जिसके हमारी उसको क्या होता है, मनुष्य उसके आवाज को सुनता है। तो जिसकी जो श्रव्य तरंगे होती हैं, जो ऑडिबल वेव होती है, एक होती ऑडिबल वेव, वेव तो बोलते हैं श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंग। एक होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इसको बोलते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंग। एक होता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग। तो ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। तो श्रव्य तरंगे जो होती हैं, जो मनुष्य सुन सकता है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। 20 से लेकर के क्या होती है, 20,000 जो श्रव्य की होती है वो क्या होती है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जो केवल क्या होता है, मनुष्य सुन सकता है। इसको क्या करता है, इस तरंग का अगर मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। ये क्या होती है, ये 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। मतलब कौन अवसरण क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और अल्ट्रासोनिक क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम। ये क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तीनों को समझ लें, ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल वेव क्या होती है, श्रव्य तरंगे, और श्रव्य तरंगे होती हैं जो मनुष्य सुन सकता है। इसको क्या करता है, चमगादड़ सुनते हैं, चमगादड़ क्या करते हैं इसको, सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये होती है ज्वालामुखी या भूकंप, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। ये होती है जो कि चमगादड़ सुन सकते हैं, चमगादड़ पूछता है, सुन सकता है। तो ऑडिबल वेव, इंफ्रासोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। तो श्रव्य तरंगे जिसका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक का 20 हर्ट्ज से कम होता है, और अल्ट्रासोनिक जो होती है पराश्रव्य तरंग, उसके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो कौन सी तरंगे ऐसा है जो मनुष्य सुन सकता है, ऑडिबल वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से लेकर 20,000 के बीच होता है। हजार को कहीं कहीं क्या होता है, एक से 1 किलो हर्ट्ज बराबर क्या हो सकता है, 1,000 हर्ट्ज। तो कहीं कहीं कंफ्यूज, कहीं के लिख देकर 20 नहीं कर क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज क्यों लिख देता है। तो ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ी सी एक फार्मूला हम देख सकते हैं कि जो हमारी होती है, जो रिलेशन होता है लेमडा तरंगदैर्घ्य फ्रीक्वेंसी और इसके बीच, साउंड ऑफ वेव कितना होता है इसकी, साउंड ऑफ वेव का जो होता है प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होती है, माध्यम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो वेवलेंथ जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अब एक रिलेशन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी, उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन लेमडा फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी।
तो v इक्वल होता है एफ लेमडा। अब v क्या है? वेग है। एफ क्या है? आवृत्ति, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हो गया वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में पीछे डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो अब यही अगर हम लेमडा कर देते हैं तो हो जाता है v अपान एफ होता है। मतलब क्वेश्चन बनता बहुत ज्यादा यहां से कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? लेमडा का मान घटेगा। इंपॉर्टेंट। अगर वेलोसिटी का मान बढ़ता है तो लेमडा का मान बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान तो ये दोनों पॉइंट हमको जानना भी जरूरी है क्या है। ठीक है, तो मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी आवाज भारी होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी आवाज बहुत तीखी होती है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी आवाज भारी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के बारे में साउंड और लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पढ़े, और साउंड के वेव के बारे में पढ़ा गया। क्योंकि मैं सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ, है इसमें सिलेबस में बहुत सारी चीजें। अभी अब हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सी वेव, बहुत चीजें मिलेंगी कि हमको सिलेबस में क्या है, तो सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है जिससे हमको सिलेबस को जल्दी से जल्द कवर करना है। क्योंकि अक्टूबर में इसका पेपर है, तो ज्यादा इतना कम समय में हम लोग कम से कम पढ़ करके ज्यादा गेन कर लें, जिससे हमारे सिलेबस में उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि हमको जनरल नॉलेज का जो है वो आपका 40 नंबर का ठोस नंबर मिलता है, क्योंकि आप लोग रीजनिंग भी कर लेते हैं तो इसलिए रीजनिंग आसान होता है। लेकिन ये ज्यादातर दिक्कत आदमी को जीएस जनरल नॉलेज में ही आता है, तो इसलिए हम लोग इसको कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस को कवर करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी किया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग एक क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।